नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ के ढाक में बनाई जाएगी आपदा प्रभावितों के लिए कॉलोनी। उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी। मंदिर मामले में घायल दलित पर भी मुकदमा। पेपर लीक कांड में 2 और गिरफ्तार। सर्वे के प्लेटफॉर्म से आगे नहीं पड़ पाई टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में दिए तेजी लाने के निर्देश। जेईई की परीक्षाओं की भी होगी जांच। चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की सिफारिश। स्कूलों में हर छात्र छात्रा का बनेगा आयुष्मान कार्ड। बेसिक स्कूलों में नियुक्त होंगे अतिथि शिक्षक। पहाड़ी जिलों में जैविक खेती कराएंगे धामी। पिटकुल टेंडर जांच को नई फाइलें खुली। पुराने विधानसभा कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, प्रियतम। दून के पहले सिटी पार्क का खाका तैयार। ऊर्जा निगम में काम के समान वेतन दिए जाएं। संस्कृति विभाग में कलाकारों के बिल का भुगतान न होने पर महाराज खपा। जोशीमठ के भूदशा प्रभावितों को ढाक गांव में बसाया जाएगा। सोमवार को ढाक में करीब 10 एकड़ भूमि में समतलीकरण शुरू कर दिया गया। यहाँ प्रथम चरण में 115 प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाने की योजना है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने अपने स्तर से 15 भवन तत्काल बनाने के आदेश दिए हैं। 100 भवन MR ग्रुप बनाने की तैयारी है। कुछ और कारपोरेट घरानों ने भी प्रभावितों की सहायता के प्रस्ताव दिए हैं। पीपलकोटी में सेमल ढाला में प्रभावितों के विस्थापन को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार ने ढाक का रुख किया। ढाक तपोवन की दिशा में स्थित है। GSI ने यहाँ भूमि को स्थिर और निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित बताया है। सिन्हा ने कहा कि TCP तिराहे पर मॉडल प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। राहत एवं पुनर्वास पैकेज जल्द। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि प्रशासन को राहत और पुनर्वास पैकेज का खाका जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसे अंतिम रूप देने में थोड़ा समय लग सकता है। नीतिगत विषय होने की वजह से सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 27 जनवरी को ACS वित्त की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी इसकी समीक्षा करेगी। मोरी सालरा गांव में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर कुछ लोगों द्वारा पीटे गए दलित युवक आयुष पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आयुष के खिलाफ धार्मिक विश्वासों का अपमान करते समेत कई धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया। मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला की अदालत में शनिवार को परिवाद पत्र दिया था। और करतार सिंह ने आरोप लगाया कि गत 9 जनवरी को बैनोल गांव निवासी आयुष कौल महाराज के मंदिर की जलती धूनी में कूदा। मंदिर की देखरेख करने वाले थानी रामदयाल ने आयुष को रोका तो मारपीट कर उसे मंदिर से बाहर धकेल दिया। आरोप लगाया कि आयुष ने मंदिर में रखे धार्मिक प्रतीक और प्रतिमाएं तोड़फोड़ कर फेंक दी और गर्भगृह में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। करतार सिंह ने पुलिस पर उनकी ओर से मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला ने आयुष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए। CO प्रशांत कुमार ने कहा कि आयुष पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, मारपीट, मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप में थाना मोरी में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून वित्तीय वर्ष 2023-24 के नाम बजट से उत्तराखंड को अपने कई महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्टों को लेकर उम्मीद है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन है, जिनका 112 वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रेल प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह गंभीरता जाहिर की थी, उसे उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार टनकपुर बागेश्वर प्रोजेक्ट पर निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार से पैरवी कर चुके हैं। सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के विकास को पंख लगाने वाला माना जा रहा है। 154 किलोमीटर लंबा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन कुमाऊं मंडल में शारदा और सरयू नदी के किनारे प्रस्तावित है। वर्ष 1911-12 में पहली बार अंग्रेजों ने इस प्रोजेक्ट पर सर्वे शुरू किया था। तब से लाइन पर इंतजार है। कुमाऊं मंडल से रेल लाइन शुरू होने से राजनीति का भी बड़ा मुद्दा रहा है। वर्ष 1911 से आकर 2015-16 में एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा मिल गया, लेकिन इसके बाद दिन नहीं भूरे। वर्ष 2021 में टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के नए सिरे से सर्वे के 29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के 11 जनपद पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किए जाएंगे। मालसी स्थित एक होटल में सोमवार को जैविक खेती पर हुई कार्यशाला को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि राज्य में जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जैविक उत्पाद परिषद व इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOM ने संयुक्त रूप से किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती विरासत में मिली है। उत्तराखंड में जैविक खेती के रूप में महाशक्ति बनने की क्षमता है। PM
नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों के विकास को प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि बीते वर्षों में प्रदेश ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड के 34 भाग में जैविक खेती की जा रही है, इसे और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी 11 पहाड़ी जिलों को पूर्ण जैविक जनपदों में बदलने की प्रयासरत है। जैविक कृषि के साथ पीएम की महत्वाकांक्षी योजना प्राकृतिक कृषि को भी बेहद बृहद स्तर पर शुरू करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ प्रथम चरण में इसी वर्ष 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की कार्य योजना मंजूर की जा चुकी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कार्यशाला में आईफॉर्म के विशेषज्ञ राज्य के कृषि अफसरों और काश्तकारों को जैविक कृषि की अंतर्राष्ट्रीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की जानकारी देंगी। जोशी ने बताया कि आईफॉर्म जर्मनी की संस्था है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसके साथ आईफॉर्म ने जैविक खेती के इस प्रसार को एमओयू किया है। वर्तमान में उत्तराखंड में 34 क्षेत्र में जैविक कृषि हो रही है। इसे 2025 तक 60 करने का प्रयास होगा। इस दौरान सचिव कृषि बीबीआरसी पुरुषोत्तम, निदेशक जैविक राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि डॉक्टर गगन शर्मा, आईफॉर्म के अध्यक्ष गबोर पिगैस्की, सीनियर मैनेजर पैट्रिशिया फ्लोरेंस, कृषि निर्देशक गौरीशंकर, विनय कुमार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन स्तर पर हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार शाम को अपर मुख्य सचिव को सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंध में जल्द से जल्द अभियाचन आयोग को भेजने की हिदायत दी। सीएम ने कहा कि जहां पर तदर्थ आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से नियुक्तियां होनी है उनमें भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देगी। सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी का प्रयास करे तो उसे सख्त से सख्त दर्ज सजा दिलाई जाए। सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी लगातार समीक्षा की जाए। पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एई और जेई की भर्ती परीक्षाओं की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। एई जेई की परीक्षाओं 2022 में कराई थी। भर्ती के तहत इंटरव्यू अभी तक नहीं कराए गए। भर्ती का पटवारी पेपर भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग की कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में आ गई हैं। हालांकि एसटीएफ फॉरेस्ट गार्ड व पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर क्लीन चिट दे चुका है। इस बीच आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा कि सोमवार को आयोग में हुई बैठक में पीसीएस, मेन और फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के पेपर नष्ट करने को आयोग के सदस्य के नेतृत्व में कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एससी एसएसपी से वार्ता कर एई जेई की परीक्षाओं की जांच का निर्णय लिया है। आयोग के गोपनीय विभाग की सिक्योरिटी ऑडिट को लेकर एडीजी विजिलेंस को भी पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि एसएसपी से पटवारी भर्ती का पेपर लीक खरीदने वालों की सूची भी मांगी है। सूची मिलने के बाद आयोग ऐसे अभ्यर्थियों परीक्षाओं से वंचित करने समेत सख्त निर्णय लेगा। आयोग ने गत वर्ष सहायक अध्यापक के 1470 पदों के लिए भर्ती का रिजल्ट जारी करते हुए दस्तावेजों को सत्यापन शुरू कर दिया है, जिसमें 590 चयनित अध्यापकों का सत्यापन भी हो चुका है। लेकिन जुलाई 2022 में प्रक्रिया रोक दी गई। इस बीच आयोग की भर्ती प्रक्रिया में घपले घोटाले उजागर होने के बाद भर्ती को लेकर संशय खड़ा हो गया है, जिसके चलते एक्सपर्ट कमेटी के जरिए इसकी जाँच कराने के निर्देश परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद आयोग ने चयनित अध्यापकों के दस्तावेजों को सत्यापन का दूसरा चरण शुरू किया। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने बताया कि सभी चयनितों के कागजों का सत्यापन पूरा हो गया। जिन 5-6 विषयों में पद संख्या कम थी उनमें आयोग ने विभाग को नियुक्ति पत्र देने की भी सिफारिश कर दी है। वहीं आयोग ने इसी हफ्ते अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए संशोधन करने के साथ इसे वेबसाइट पर भी अपलोड करने का निर्णय लिया है। मर्तुलिया ने बताया कि पुलिस रैंकर की 138 पदों के लिए संशोधित रिजल्ट भी लगभग तैयार है, जिसका रिजल्ट भी एक हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग ने हर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही हाईकोर्ट में कैवियट याचिका भी दायर करने का निर्णय लिया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावट पैदा न हो। उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इस संबंध में जारी निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में सरकार ने सभी नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर के डेटा के आधार पर कार्ड बनाने का काम जारी है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए आधार आईडी बनाने का भी निर्णय लिया है। राज्य भर में इन दिनों आभा आईडी का कार्ड बनाने का काम चल रहा है। इसी के तहत अब सारे स्कूलों को सभी बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। विदित है कि राज्य के सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक लगभग 20 लाख के छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में सभी बच्चों के कार्ड बनाए जाने हैं।
राज्य में माध्यमिक के बाद अब बेसिक जूनियर स्तर पर भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। इनकी नियुक्ति रिक्त पद अथवा स्थायी शिक्षकों में अवकाश के दौरान स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रखने के लिए की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के निर्देश में निर्देशालय पावर शासन को प्रस्ताव भेजा है। सरकार से ब्लॉकवार बेसिक शिक्षा के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवाओं को पुल बनाने की अनुमति मांगी है। आवश्यकता पड़ने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक, उप शिक्षा अधिकारी अथवा डीईओ को अनुमति से एक तय मानदेय पर नियुक्त कर सकेंगे। ये नियुक्ति अल्पकालिक होगी। इस संबंध में संपर्क करने पर एडी बेसिक एसपी खाली ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षकों की कमी भी शिक्षा को प्रभावित कर रही है। कई बार शिक्षकों में बीमारी के कारण लंबे अवकाश पर रहते हैं। महिला शिक्षकों में सीसीएल अवकाश के कारण भी कई मर्तबा शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ता है। ब्लॉकवार योग्य अभ्यर्थियों का पुल होने से अस्थायी व्यवस्था में इनकी नियुक्ति की जा सकेगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ एलटी कैडर के अध्यक्ष राजेश धामी ने सरकार से भविष्य में बीआरपी सीआरपी के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की है। मालूम हो कि एलटी कैडर में सीधी भर्ती के 1400 पदों पर नियुक्त होने की उम्मीद है। यूपी SSSC इनकी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। धामी ने कहा कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों को पदों से हटाना पड़ेगा। वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी होगा कि उन्हें अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा। निकट भविष्य में आउटसोर्स माध्यम से बीआरपी और सीआरपी के 900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर हटाए जाने वाले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पिटकुल में टेंडरों में गड़बड़ी की जांच को नई फाइलें खोली जा रही है। पिटकुल मैनेजमेंट कई और कार्यों में टेंडर पुल की आशंका जता रहा है। इसी के साथ जिस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है उन कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। एमडी पिटकुल पीसी धानी ने बताया कि निगम को नुकसान पहुंचाने वाले सभी मामलों की पड़ताल शुरू कर दी गई। कई और मामलों में टेंडर पुल की बात सामने आएगी तो इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अफसर कंपनी को राज्य के वित्तीय संसाधनों को लूटपाट की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए निगम के सभी अफसरों को अपने अपने अनुभाग से जुड़े कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा है कि टेंडर पुल के मामले से जुड़ी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए जाने से जुड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महाधिवक्ता एहसान बाबुलकर के विधिक राय के संबंध में भेजे पत्र को लेकर खुद स्पीकर ऋतु खंडूरी पर सियासी हमला बोला है। प्रीतम ने कहा कि स्पीकर विधानसभा वर्ष 2016 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है। प्रीतम ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास में सोमवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट में सिंगल और डबल बेंच में शपथ पत्र दिया है कि कार्रवाई को विधिक राय मांगी है। अब महाधिवक्ता ने अपना मंतव्य दे दिया है तो साफ कह चुके हैं कि जब कोटिया समिति नियमित हो चुके कर्मचारियों की नियुक्तियों को भी अवैध बताया तो वो इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। प्रीतम ने कहा कि इस मामले में विधिक राय की जरूरत ही नहीं थी। वर्ष 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी सरकार की बजाय विधानसभा अध्यक्ष ने हटाया था। जब तदर्थ कर्मियों को हटाने के लिए विधिक राय नहीं ली गई तो नियमित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को विधिक राय के नाम पर क्यों टाला जा रहा है। इससे साफ ही कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि महाधिवक्ता 9 जनवरी को ही अपनी विधिक राय विधानसभा को दे चुके हैं। इसके बाद भी स्पीकर कह रही है कि सरकार से राय मांगी जा रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 19 जनवरी को महाधिवक्ता को पत्र भेज रही हैं कि जल्द रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी जाए, जिससे साफ कि कहीं कोई समन्वय नहीं है। देहरादून शहर में जल्द ऐसा पार्क बनने जा रहा है जिसमें न केवल सैर सपाटा कर सकेंगे बल्कि सुकून से पढ़ने और मनोरंजन गतिविधियों के इंतजाम होंगे। स्केटिंग और ओपन थिएटर का भी आनंद उठा सकेंगे। 37 करोड़ के लागत से बनने वाले इस पार्क का डिजाइन तैयार किया गया है। डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है। मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने शायस्ताधारा हेलीपैड के समेत तरला नागल में प्रस्तावित सिटी पार्क का खाका तैयार कर लिया है। दून में यह सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला पार्क होगा। इसे शहर वासियों और पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बता दें कि शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है लेकिन पार्क की गिनती के ही है, उनका दायरा भी सीमित है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन पर सिटी पार्क का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी MDDA को दी गई है। पार्क का डिजाइन फाइनल हो चुका है। ऐसे ही शासन को हरी झंडी मिलेगी। MDDA टेंडर जारी कर देगा। कार्यदायी संस्था का चयन कर धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। स्केटिंग रिंग बनेगा, रीडिंग एरिया होगा, कैफेटेरिया और ओपन एयर थिएटर होगा। किड्स प्ले एरिया होगा जिसमें झूले आदि लगे होंगे। इसके अलावा एक्वा प्रेशर जोन और योगा जोन भी बनेंगे। बच्चे, युवा और वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियतों का ख्याल रखा जाएगा। पर्यटकों के लिए भी पार्क खास होगा। पार्क में मिनी लाइब्रेरी बनेगी जिससे लोग किताबें इशू करवाकर पार्क के रीडिंग एरिया में बैठकर पढ़ सकेंगे। वन और उत्पादन उत्पादों को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे लोगों के आजीविका को नए रास्ते खुलेंगे। हमारे पास उपलब्ध 70% वन क्षेत्र के अमूल्य संपदा को उत्तराखंड की समृद्धि
के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वन आधारित पर्यटन गतिविधियों को संतुलित रूप से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। सोमवार को राजभवन में IFS एसोसिएशन के 3 दिनी सम्मेलन के समापन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ये बात कही है। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अफसरों से कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता हमारे लिए वरदान है, इनके सही इस्तेमाल होना चाहिए। वनों से लोगों की आजीविका को जोड़ने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड में वनाग्नि रोकने के लिए आमजन के सहयोग के साथ साथ विदेशों में इनकी रोकथाम के लिए अपनाई जा रही तकनीक का भी उपयोग होना चाहिए। उन्होंने मानव व वन्यजीव संघर्ष और जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान कम करने के लिए सहित तमाम चुनौतियों को लेकर भी अफसरों को स्थायी समाधान खोजने को कहा है। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल, डॉक्टर समीर सिन्हा और ज्योत्सना सिथलिंग, IFS एसोसिएशन के अध्यक्ष SPCCF कपिल शाह, CCF सुशांत पटनायक, राजस्थान नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला, CF राजीव धीमान, DFO सीतामणि त्रिपाठी समेत तमाम अफसर मौजूद थे। उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन में ऊर्जा के तीनों निगमों में संविदा आउटसोर्स कर्मियों को काम के समान वेतन देने की मांग उठाई गई। UJBNL और EPCL मुख्यालय में सत्याग्रह के जरिए विभिन्न लंबित मांगों के निस्तारण में दबाव बनाया गया। चेतावनी दी गई कि जल्द मांगें पूरी न हुई तो आंदोलन तय है। UJBNL मुख्यालय में अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि तीनों निगमों में उपनल से कार्यरत उपनल कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इन नियमों कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन देने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो। हाईकोर्ट दोनों मामलों में स्पष्ट आदेश दे चुका है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जो बहुत ही दुखद है। जिससे साहब की सरकार उपनल कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। UPCL के 5 कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिल रहा है। शेष कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ACP की विसंगतियां दूर की जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे वेतन दिया जाए। संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाए। ऊर्जा भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। अवकाश राहत भत्ता दिया जाए। 300 ग्रेड पे समाप्त हो। मिनिस्ट्रियल स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, TG 1 से जूनियर इंजीनियर, सहायक लेखाकार पदों पर पदोन्नति की जाए। संविदा कार्मिकों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। संविदा कर्मियों को रियायती दरों पर बिजली आवास दिया जाए। इस सत्याग्रह में दीपक ध्यानी, सुनील तंवर, ज्योति कोहली, सुनीता थापा आदि मौजूद रहे।